के लिए एक ख़ास टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, IVF जिसे हम कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की एक टाइप है। बहुत अरसे से ये मशहूर है टेस्ट ट्यूब बेबी, और आम लोग इसे इसी ज़बान से जानते हैं। हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी किन वजूहात की बिना पर ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसीजर करना चाहिए, कैसे ये प्रोसीजर होता है, इसका क्या सक्सेस रेट है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और क्या इसे जेंडर सिलेक्शन यानी कि लड़का होगा या लड़की इसको सिलेक्ट किया जा सकता है या नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हेल्थ टिप्स मिलती रहें। IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि एक मेडिकल मिराकल के तौर पे जाना जाता है, यानी कि एक मोज़ाती करिश्मा मेडिकल की दुनिया में, जिसमें कि वो ख़वातीनो हज़रात जिनके बच्चे दवाइयाँ लेने के बावजूद नहीं हो रहे होते, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम कुछ ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिसमें उनका ये सक्सेस रेट बढ़ जाता है। किन वजूहात की बिना पर हमें IVF करना चाहिए, उनमें 4-5 मोटी मोटी बातें हैं। नंबर 1 ये है कि अगर मर्द के जरासीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, इतने कि वो उनकी मोटिलिटी भी कम हो, वो इतने ताकतवर ना हों कि वो हमल कर सकते हों, तो क्या होता है कि कुछ ताकतवर जरासीम अलग कर लिए जाते हैं और उनको इस IVF के प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। नंबर 2 पे फ़ीमेल में चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस हो जाता हो, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। इस तरह का प्रॉब्लम होता हो कि ख़ातून को माहवारी में बहुत शदीद दर्द होता हो और खून पानी की थैलियाँ आम ज़बान में बोलते हैं, वो बन जाती हों, तो उन ख़वातीन में भी IVF करवाया जाता है। नंबर 3 पे ख़ातून की जो 2 ट्यूब्स होती हैं, अगर वो ब्लॉक हों, बंद हों, ट्यूब में बंद हों, या उनमें स्वेलिंग हुई हुई हो, हाइड्रोसेल्पिंग्स हो, तो उस कंडीशन में भी IVF करवाया जाता है। नंबर 4 पे अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, लेकिन कोई वजह पता नहीं चल रही और इतने साल गुजरने के बाद भी हमल नहीं हो रहा, तब भी हम IVF करते हैं। और ख़ास तौर पे IUI अगर आपने 3 बार करवा लिया है, IUI होता है इन यूट्रो इंसेमिनेशन, ये एक माइनर प्रोसीजर है। इसमें भी अगर आप 3 चांस आपने ले लिया और वो फेल हो गया है, तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि इसकी कास्ट क्या है। इसकी कास्ट डिफरेंट है डिफरेंट सेटअप्स में, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में ये होता नहीं है, प्राइवेट सेटअप में होता है, तो इसकी कास्ट मिनिमम जो है तकरीबन डिफरेंट डिपेंड करता है सेटअप के लिहाज से, लेकिन ये लाखों में होती है। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक ये जाती है। उसमें अगर आप जेंडर सिलेक्शन करवाते हैं तो कास्ट बढ़ जाती है। जेंडर सिलेक्शन क्या होता है कि हमने ये देखना है कि लड़की के जरासीम डालें या लड़के के, तो वो उसको जेंडर सिलेक्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सक्सेस रेट जो है इसका 30 से 35 के दरमियान है। सक्सेस रेट का मतलब ये है कि परसेंटेज होती है। 30% अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 100 पेशेंट्स का अगर हमने IVF किया है, तो उनमें से 33 या 30 पेशेंट वो कामयाब, उनकी कंसेप्शन होगी, उनका प्रेगनेंसी होगी, और 70 की नहीं होगी। तो ये होता है सक्सेस रेट। तो ये 100% नहीं होता, ये कोई जादुई कोई काम नहीं है जिसमें फ़ौरन से प्रेगनेंसी हो जाए। इसका सक्सेस रेट होता है और डॉक्टर पहले लिखवा लेते हैं कि जी इसका इतना सक्सेस रेट है, आपकी किस्मत में हुआ तो कामयाब होगा, वरना नहीं होगा, आपके पैसे पूरे लगेंगे, आपको पैसे वापस नहीं मिलते। फिर बात आ जाती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं कि हम कुछ टेस्ट करवाते हैं मेल के और फीमेल के। जैसे कि बेसलाइन मेल का सीमन की रिपोर्ट करवाते हैं कि सीमन मनी का जो रिपोर्ट होती है वो कैसी है। फीमेल का अल्ट्रासाउंड होता है। फीमेल के कुछ हार्मोन के टेस्ट होते हैं, उसकी ट्यूब्स चेक की जाती हैं कि ट्यूब्स खुली हैं या नहीं हैं। उसके बाद हम कुछ बेसलाइन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद जब पेशेंट का हमें पूरा प्रोफाइल तैयार हो जाती है, तो करना हमने क्या होता है कि सीरियल अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। विजाइनल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एग एक अच्छा तैयार किया जाता है इंजेक्शन या गोलियों की मदद से। और जब ख़ातून का एग तैयार हो जाता है, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल की मदद से अंडर एनेस्थीसिया बेहोश करके उस एग को निकाल लिया जाता है। फिर उस एग को निकाल कर उसको एक पेट्री डिश में रखा जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते ही इसीलिए हैं कि एक डिश या एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर उस एग को जो है निकाल के डाला जाता है, और फिर मेल के जो जरासीम होते हैं उनको कल्चर किया जाता है बाहर। माँ के यानी कि ख़ातून के जो बच्चेदानी में जो होता है ना, उसको हम तैयार करके एम्ब्रियो उसके अंदर रखते हैं। इसे हम कहते हैं ओवोसाइट रिट्राइवल, यानी कि एग को हमने रिट्राइव किया, निकाला, माँ की बेज़ादानियों से या अंडे दानियों से हमने एग को निकाला
अंडर एनेस्थीसिया, और उसको बाहर हमने फर्टिलाइज़ किया, यानी मर्द जो उसका शोहर है उसके जरासीम से मिला दिया। अब बाहर 2 से 3 दिन में वो एम्ब्रियो तैयार हो जाता है और उसको फिर दोबारा विदाउट एनेस्थीसिया हम एक कैथीटर या कैनुला की मदद से माँ की जो खातून है उसकी बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। इससे हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो ये 2 मेन प्रोसीजर होते हैं इसके, एग रिट्राइवल या ओसाइट रिट्राइवल और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये प्रोसीजर करने के बाद इस फीमेल को 2 हफ्ते के लिए एक ख़ास दवाई दी जाती है जो उसको सपोर्ट करे। अब हम 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं और अगर वो पॉजिटिव हो तो 3 माह तक उसको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दी जाती है। ये है वो सारा प्रोसीजर। और उसके बाद इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या हैं कि इसमें हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। 40 की एज से अगर नीचे है तो 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर 40 से अबव है फीमेल की एज तो 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी एक से ज़्यादा बच्चे होने का ख़तरा होता है इसमें। नंबर 2, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का रिस्क होता है। जब हम इंजेक्शन देते हैं, गोलियाँ देते हैं एक एग अच्छा तैयार करने के लिए, तो कभी कभी मल्टीपल एग्स तैयार हो जाते हैं। नंबर 3 पे इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादातर IUI में होती है, लेकिन इसमें भी चांस जो है वो इसमें IVF में कम होता है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है कि फेलियर रेट हो सकता है कि आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया हो, प्रेगनेंसी भी हो जाए, लेकिन उसका मिसकैरेज का रिस्क है, तो इस चीज़ को हम निगेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात यह, लोग ये सवाल पूछते हैं कि लड़की या लड़का हम चूज़ कर सकते हैं, जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और प्रोसीजर करते हैं जिसे ICSI कहते हैं। ICSI थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है और इसमें हम जो है PGD करते हैं। PGD क्या होता है? पेरी इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। जैसे कि एक मेल है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी एब्सेंट है वाइज डिफरेंस, जो उसकी जो ख़ास नालियाँ हैं वो एब्सेंट हैं, उसको कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो जिसके लिए हमें मेल की कैरियोटाइपिंग करनी है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी जिसको रूल आउट करना है, तो PGD किया जाता है। उस PGD में हम ये डायग्नोज करते हैं कि हम हेल्दी एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें, बीमारी वाले जरासीम ट्रांसफ़र ना करें। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इसका एक्सपेंस जो है 8 लाख पे पहुंच जाता है, 8 लाख से ऊपर भी चला जाता है। तो इस PGD में हम जेंडर सिलेक्शन भी, उस PGD के साथ हम जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को रूल आउट करते हैं तो जेंडर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी 100% इसका सक्सेस रेट नहीं है। ये भी आपके चांस पे है कि आपका वो जो है हमने ट्रांसफ़र किया है Y क्रोमोसोम या X क्रोमोसोम, वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये इसका सक्सेस रेट इतना ही है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके जहन में ये माइंड में क्लियर हो गया होगा कि IVF किससे कहते हैं। फर्दर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।